ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अहम कार्य कर रहा IIT। उत्तराखंड के रामनगर में फटा बादल मलबे की चपेट में आकर बहे गांव, 50 से ज्यादा घरों को आई क्षति। शराब के नए ठेके का जबरदस्त विरोध, गांव की महिलाओं ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, प्रशासन समझाने में जुटा। हरिद्वार नगर निगम में सफाई कर्मियों ने किया हंगामा, कार्यालय छोड़कर भागे नजर आए, विलंबित वेतन भुगतान की कर रहे मांग। देहरादून में माँ बाप के झगड़े में मासूम की मौत, शराब के लिए पैसे मांग रहा पिता, मना करने पर बच्चे को उतारा मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयान के बाद ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। वहीं साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्थन करते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है, कोर्ट में वे अपना दावा वापस ले लें, जिसके बदले में अखाड़ा परिषद मुस्लिम पक्ष को भव्य मस्जिद बनाकर देगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा, ज्ञानव्यापी को किसी सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि नंदी का मुंह ज्ञानव्यापी की ओर है और वहां घंटी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु को बड़ा दिल दिखाते हुए ऐसी मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए कि जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। आपसी सहमति से अगर बनता है तो अच्छी बात है और माननीय न्यायालय में ये मामला विचारा भी है, लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि उसमें किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। मंदिर का मुख्य उस ढांचे की तरफ है और उसमें त्रिशूल के निशान बने हुए, घंटियां बनी हुई है, नीचे का पूरा ढांचा आज भी मंदिर जैसा ही है। ज्ञानव्यापी जो शब्द है वो अपने आप में संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए मस्जिद में उस शब्द का उपयोग भी गलत है। उसको मस्जिद कहना उचित नहीं है। कोई विवाद को आगे बढ़ाने से बेहतर है कि राम पूजा में कमेटी के जो सज्जन लोग हैं या मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, उन सब लोगों को मैंने पहले भी कहा था, आज भी हम लोग पुनः अपील कर रहे हैं कि आपसी भाईचारा देश में कायम रहे। आपसी सहमति से उस सारे परिसर को सनातन धर्मावलंबियों को सौंप देना चाहिए और उसके बाद में हम लोग प्रयास करेंगे कि एक अच्छी मस्जिद बना के उनको सौंपने का हम प्रयास करेंगे। जी ने जो कहा है वो तथ्यात्मक है और क्योंकि वो हर महीने लगभग भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, तो वो एक ऐसी आकृति जो सामने अंधेरे नजर आ रहा है
तो मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें मीनारें बनी हुई हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो कहा वो बिल्कुल तथ्यात्मक है और भावनाओं का उन्होंने जो आपसी सहमति की बात कही है, इतिहास की जो बड़ी भूलें हैं अगर उसको आपसी सहमति से हम सुधार करते हैं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उसके लिए गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप। उत्तरकाशी की महिला मोर्चा ने मणिपुर में घटी घटना को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। महिला मोर्चा की अध्यक्ष सीमा गौड़ ने बताया, मणिपुर में जो घटना हुई वो मानवता के नाम पर कलंक है और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में महिलाओं की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। मैं सीमा गौड़, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू संघ महिला मोर्चा। और जैसे कि आप सभी लोगों को विदित ही है कि आजकल जो है हमारे मणिपुर में जो है हिंसा की जो घटना चल रही है, उन्होंने जो है वहाँ पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और सभी को परेशान करने पे लगे हैं। तो आज हम जो है यहाँ पे अपने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने एक ज्ञापन सौंपा है और जिसमें कि हमारी मांग ये रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा हो और अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय हिंदू संघ देश प्रदेश में जो है आपातकालीन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बाध्य रहेगी। धन्यवाद। उत्तरकाशी के कमत गांव में भारी भूस्खलन से गांव का रास्ता टूट गया, जिसकी जद में आने से एक निर्माणाधीन भवन जमींदोज हो गया और साथ ही कहीं भवनों के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो गया। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र के ठीक नीचे बनी 4 दुकानों सहित सड़क को भी खतरा बढ़ गया। रास्ता टूटने के कारण ग्रामीणों को वैकल्पिक रास्ते से जाना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके पशुओं के सामने चारे की समस्या खड़ी हो गई है। साथ ही गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों का कहना है गांव का दूसरा मार्ग पिछले साल की आपदा में टूट गया था, जिसको आज तक ठीक नहीं किया जा सका है। ऐसे में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पिछले साल की आपदा में ध्वस्त रास्ते आज तक नहीं बने तो इस रास्ते का निर्माण न जाने कब होगा। बंद है, पशु का रास्ता बंद हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक, आना जाना मेरा बंद हो रखा है। कारण क्या? रास्ता टूट गया वहाँ पर, ठीक, बस। थोड़ा एक शब्द में बोलना। भारी बरसात के कारण ग्राम सभा कमत में बहुत ही नुकसान हुआ है और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सुंदरलाल जी का यहाँ पे मकान था और उनका पूरा मकान जो है पूरा ढह गया है। इनके सरिया भी आप देख सकते हैं, उनका यहाँ पे काम भी चल रहा था मकान का। और पूरा गांव का जो रास्ता है, मुख्य मार्ग, यहाँ से तमाम लोगों के सामान जाते हैं घर का, अब लोगों को बहुत घूम के आना पड़ रहा है। और इससे जो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ भी उखड़ गए हैं और पेड़ उखड़ने के कगार पर भी हैं। आप ये देखिए अगर थोड़ा भी बरसात होती है तो पूरे जो ऊपर के मकान है, डिमरी जी का मकान वहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ है, वो भी जो है नीचे आने को पूरा, अगर बारिश होती है तो उनका मकान को बहुत खतरा है। तो मैं आज सुबह जिलाधिकारी महोदय से भी मिला था और मैंने उनसे आग्रह किया था कि कमत में भारी नुकसान हुआ है, धोतरी में नुकसान हुआ है और तमाम जगह पे गाजरा क्षेत्र में बहुत जगह नुकसान हुआ है। तो उन्होंने टीम भेजी थी यहाँ पे, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने जो है इसकी जांच की है और शीघ्र जो है इसके उपचार के लिए जिलाधिकारी से मैंने आग्रह किया है कि आप तत्काल धनराशि अवमुक्त कीजिए। और क्योंकि लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता है कि लोगों को खतरे से कैसे बचाया जाए। आप देख सकते हैं नीचे दुकानें हैं, नीचे ये हमारा मुख्य मार्ग है और वहाँ पर भी लोगों को दुकानों को खतरा है, आबादी को भी खतरा है और मार्केट को भी पूरा खतरा है। तो इसके जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाना बहुत नितांत आवश्यक है। इसके लिए हमने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि तत्काल इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। 27 तारीख को अत्यधिक वर्षा होने के कारण रात को 10 बजे ये घटना यहाँ पर हुई है, जिससे कि जो हमारा ग्राम पंचायत कमत का जो मुख्य संपर्क मार्ग है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो गए हैं और हम लोगों को बहुत दूर से जो है अपने घरों को जाना पड़ रहा है। और साथ में जो यहाँ पर जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ उसके ऊपर जो निकट घर हैं उनको भी एक खतरा पैदा हो गया है। उसके पीछे 4-5 जो गाँव घर हैं उनके यहाँ जो है जो खलियान है उन पर दरारें पड़ चुकी है और हमारा जो ये मुख्य मार्ग है, हम लोग जो है रात को जो बड़ा कष्ट से जी रहे हैं। हम लोग जो है रात को सो नहीं पा रहे हैं कि कब कुछ घटना हो जाए। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि समय पर इस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाना बहुत सुनिश्चित करें और जिससे हम लोगों को रास्ता का और तमाम जो हमारे जो मवेशी है वो भी घरों के अंदर हैं, उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं है।
मेरा प्रशासन से विशेष निवेदन है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेकर के जो हमें रास्ता और तमाम ये जो मकानों पर कहीं पर सुनिश्चित उपचार करने की महान कृपा करें। धन्यवाद। एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति से उन्हें उच्च लेवल पर लाने की कोशिश में लगी है, वहीं जनपद उत्तरकाशी में सरकारी स्कूलों में किस प्रकार विद्यार्थियों का भविष्य बनाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। कहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो कहीं शिक्षक के भरोसे ही विद्यालय चल रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद के सुदूरवर्ती गांव सेकू से सामने आया, जहां एक शिक्षिका ज्वाइनिंग तक के स्कूल में नहीं आई, वहीं दूसरी शिक्षिका तबादला होते वहां से चली गई, जिसके कारण पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय श्री कोनगढ़ की है, जहां एक शिक्षिका के भरोसे जर्जर भवन में अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है शिक्षिका पढ़ाने में कम और ऑफिस के कामों में ज्यादा व्यस्त रहती है, जिसके कारण वहां के लोग बच्चों के भविष्य के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। सर, हमारे यहाँ एक मैडम की ज्वाइनिंग हुई थी, जिनकी की नई ज्वाइनिंग थी, और शासन प्रशासन के द्वारा उनको मात्र 2 माह के अंदर ही उनका अटैचमेंट यहाँ से अल्मोड़ा कर दिया गया, और तब से हमारे बच्चों को एकल विद्यालय चल रहा है वहाँ पे। और ये जो मैडम हैं वो भी बहुत परेशान है, उनका भी अभी ट्रांसफर हो चुका है, उनका भी वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ शासन प्रशासन बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ पे अधिकारियों से मिल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक को हमने इस विषय में मुख्यमंत्री पोर्टल पर तक डाला हुआ है, तब भी हमारे लिए अभी तक कोई टीचर की, अध्यापक की कोई व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। अभी हम अधिकारी जी से मिले शिक्षा विभाग में, तो यहाँ पे अभी हमें आश्वासन दिया गया कि आप मात्र 10 दिन रुक जाइए, आपको अध्यापक की व्यवस्था कराई जाएगी, नहीं तो हम लोग यहाँ पे 11 तारीख के बाद धरने पे बैठ जाएंगे। धन्यवाद। यहाँ सेकू गांव में एक टीचर थी, उसका भी ट्रांसफर हो गया है, और वहाँ जो है स्कूल की स्थिति बहुत बुरी है और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, और कुछ बच्चे तो वहाँ से निकल भी चुके हैं जो वहाँ से उठ गए। अब अगर ऐसी स्थिति रही, एक तो सरकार बोलती है कि मतलब कि पलायन कैसा रुके, और शिक्षा नीति की जो है जो कह रहे कि जिस शिक्षा पे जो है ध्यान दिया जाए, लेकिन ये सरकार क्या करी मेरे समझ में ये नहीं आ रही बात की, मतलब जहाँ मतलब कुल एक टीचर थी और उसको भी हटा दिया और लोगों को जो है मजबूर कर रहे पलायन होने में। अगर यदि यही स्थिति रही, अभी हम यहाँ मोदी से मिले, उन्होंने हमें 10 दिन का समय दिया, यदि 10 दिन के बाद यदि वहाँ कोई व्यवस्था की है तो हम 11 तारीख के बाद यहाँ पर पूरे ढोल बाजे के साथ यहीं पे धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। देखिए, ये वास्तव में है कि अभी बेसिक शिक्षा में काफ़ी शिक्षकों की कमी है, और इस समय हस्तांतरण का समय था, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बहुत कम बच्चे हैं, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हर विद्यालय को जो है जहां बच्चे हैं वहां पर पढ़ाने की व्यवस्था अच्छी हो सके। तो अभी जो हस्तांतरण हुए, उनके अलावा जो विद्यालय रिक्त हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, उनमें व्यवस्था बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि अभी स्कूल खुल गए, उसके बाद तत्काल जो है आपदा से जगह जगह रास्ते सड़कें टूट गई थी, इस वजह से उसमें अभी कुछ काम नहीं हो पाया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तत्काल जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पटरी पे लाने के लिए जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, को बैठकर उनसे तत्काल इस बात के लिए किया जाए कि जहाँ चाहे कोनगढ़ की बात हो, चाहे अन्य स्कूलों की बात हो जहाँ पर अध्यापक नहीं है और अध्यापकों के ट्रांसफर हो गए हैं। लेकिन मैंने जब सीओ से बात की तो उन्होंने ये कहा कि अभी हमने जिनके ट्रांसफर हुए हैं, जो दुर्गम से सुगम में आने थे या सुगम से दुर्गम में जाने थे, उन ट्रांसफरों में ये कह दिया कि जब तक कोई आपका रिलीवर नहीं आएगा तब तक आप जो है वहाँ से हस्तांतरित नहीं माने जाएंगे या आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे लोगों को लग रहा है कि हमारे टीचर का ट्रांसफर हो गया, दूसरा टीचर कोई आया नहीं। तो इस व्यवस्था को हम पुनः जो है शिक्षा विभाग के साथ बैठकर, जो वहाँ के सीओ हैं और जो वहाँ के हैं उनके साथ बैठकर इसका तत्काल निवारण कराएंगे। उत्तरकाशी के पौल गांव में आईटीबीपी की 35वीं बटालियन के जवानों का ग्रामवासियों द्वारा फूलमालाओं के साथ विदाई दी गई। बता दें, शहीद आशाराम जगूड़ी का स्मारक की दीवार
ऑल वेदर परियोजना के तहत सड़क निर्माण के दौरान जिम्मेवार अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। साथ ही स्मारक के सामने मिट्टी का ढेर लगाकर स्मारक की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा था और इसकी परिजनों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन एनएच अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। वहीं शहीद के पुत्र धनीराम जगूड़ी के द्वारा आईटीबीपी को पत्र लिखता है और पत्र पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद 35वीं वाहिनी में 8 जवानों का एक सैन्य दल दीवार की मरम्मत को भेज दिया जाता है। सेना के जवानों ने तय सीमा पर दीवार का काम पूरा किया व साथ ही स्मारक का सौंदर्यीकरण भी किया, जिसके लिए क्षेत्र की जनता के फूल मालाओं के साथ जवानों को विदाई दी। हाँ, एनएच वालों का जो सड़क निर्माण यहाँ पे हुआ था, तो उस समय जो उन्होंने मिट्टी का ढेर स्मारक के सामने लगा दिया था और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं स्मारक के बगल में खड़ी कर दी, जिससे दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और स्मारक धंस गया था। लेकिन जो है कम तकरीबन 1-1.5 साल हो गया, हमने जो है ऑल वेदर अधिकारियों को उनको बताया कि भाई दीवार टूट चुकी है, आप जो है इसका वो कर दीजिए, इसका पुनर्निर्माण कर दीजिए, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं देंगे। तो फिर हम लोगों ने जो है नेताओं से बात की और अन्य जो जनप्रतिनिधियों से बात की, तो जब उनको बताया तो एक आश्वासन देते थे और 1-1.5 साल बीत गए, आश्वासन के नाम पे ही पर्याप्त मुझे जो है ठगाया जा रहा था। तो मैंने जो है एक दिन एक पत्र जो है आईटीबीपी को दिया, तो आईटीबीपी के जैसे ही पत्र वहाँ पहुँचता है तो 35वीं वाहिनी जो महिडांडा है, वहाँ के जो सेनानी सुनील कुमार जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। कुछ ही घंटों में जो है उन्होंने 8 टुकड़ी की एक जो सैन्य दल है वो स्मारक की मरम्मत के लिए भेजा। तो उन्होंने जो है तय सीमा पर स्मारक की जो दीवार है वो पूरी की और सौंदर्यीकरण किया। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए गर्व भी हो रहा है कि जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने जो है शहीद स्मारक को प्राथमिकता दी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा जो मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आईटीबीपी के हमारे जवान हैं वो बॉर्डर पे तो गोली खा रहे हैं और जो यहाँ स्मारक की जो क्षतिग्रस्त दीवार है, जो एक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके मुंह पे एक तमाचा है कि आप जो है शहीदों के नाम पे वोट तो मांग लेते हो, लेकिन जो शहीद के स्मारक की पुनर्निर्माण की बात आती है, जब उसकी दीवार क्षतिग्रस्त जो हो चुकी है उसके पुनर्निर्माण की बात आती है, तब आप आश्वासन के नाम पे जो है परिजनों को गा देते हो। तो बड़े शर्म की बात है, जो फौजी बॉर्डर पे गोली खा रहे हैं और आपकी जो दीवार दे रहे हैं। तो सोचना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि शहीद जो हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं, हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। हरिद्वार नगर निगम में लंबित वेतन के भुगतान और काम पर वापस रखने की मांग को लेकर नगर आयुक्त से वार्ता के लिए सफाई कर्मी पहुंचे, जहां सफाई कर्मियों और पार्षद प्रतिनिधि के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हुई। इससे गुस्साए सफाई कर्मियों ने नगर आयुक्त का घेराव करते हुए नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद माहौल बिगड़ता देख नगर आयुक्त कार्यालय छोड़कर भाग खड़े हुए। फिलहाल कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और काम पर वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। हम कर्मचारियों को लेकर आए थे, जो कर्मचारी पिछले 5 साल से नगर निगम में कार्यरत हैं। पहले नमामि गंगे योजना में उन्होंने कार्य किया, तब उन्हें 6,000 रुपये मात्र कर्मचारी को एक को मिलते थे। उसके बाद अब शुभारंभ उसके माध्यम से 15,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। उनको 40 से 50 दिनों में हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के। हम उन्हीं कर्मचारियों की मांग को लेकर आए थे कि बाहर के जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स रखा जा रहा है, जबकि हमारे हरिद्वार शहर के नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको बिना नोटिस के एक ही दिन में बाहर निकाल दिया जाता है और उनकी तनख्वाह 50-50 दिन का जो काम किया हुआ है उनका वेतन नहीं मिल रहा। छोटा कर्मचारी जिसको 10 से 12-15 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, उसको 2 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वह अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा। इसी को लेकर जो हमारे मुख्य नगर आयुक्त हैं उनका एटीट्यूड कर्मचारियों के प्रति अच्छा नहीं था और उसी को लेकर विवाद हुआ। ये जो भी कहा सुनी हुई उसी को लेकर हुई। किसके साथ क्या कहा सुनी हुई, क्या कोई धक्का मुक्की हो गई यहाँ पे? धक्का मुक्की कुछ नहीं हुई। नगर आयुक्त से हम वार्ता कर रहे थे, एक तो उनमें पेशेंस नहीं है और दूसरा क्या नाम है, वो सुनने की क्षमता नहीं रखते। एक अधिकारी को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन कुछ नहीं, वो तो एक कह के चलेगा कि मैं नहीं रखूँगा। क्या अब आगे कुछ ये लोकतंत्र में इसका कोई तकाजा थोड़ा है कि मैं नहीं रखूँगा। मजदूरों की आवाज उठाने के लिए क्या? बिल्कुल, अगर उन कर्मचारियों को नहीं रखा गया तो सारी यूनियन भी इकट्ठे होकर उनकी बात रखेंगे और क्या नाम है, जितने कांग्रेस के पार्षद हैं वो भी सब उनकी बातों को लेकर संघर्ष करेंगे।
हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। देर रात तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ गई, जिसमें एक छात्र की मौत और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में सवार चारों छात्र गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय के BMS के छात्र बनाए गए थे। जानकारी के अनुसार देर रात चारों छात्र बहादुराबाद से हरिद्वार की ओर तेज रफ्तार में आ रहे थे और अचानक कार सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे एक छात्र की हालत गंभीर है। हरिलोक तिराहा के पास एक ब्रेजा गाड़ी के पलटने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल पुलिस बल रवाना किया गया। मौके पर घायलों को उपचार हेतु हायर सेंटर जो भूमानंद हॉस्पिटल वहां भेजा गया था। इस पूरे इंसिडेंट में एक व्यक्ति की कैजुअलिटी हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है, बाकी 2 को सामान्य चोटें हैं। क्योंकि प्रकरण के बारे में जानकारी की गई तो पता चला है कि जो वाहन है वो काफी हाई स्पीड में चल रहा था, जिसकी वजह से ये घटना होना संज्ञान में आया। बाकी अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है और स्पष्ट रूप से किस कारण से पूरा एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मैडम, अगर कोई मामला निकल के सामने आता है तो क्या किस तरह की कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि अभी प्राइमरी फेसी जो तथ्य आए हैं उसके अनुसार तो ये एक एक्सीडेंट का प्रकरण है और इसमें एक व्यक्ति की कैजुअलिटी भी हुई है और बाकी जिस भी आधार पर कोई नए तथ्य प्रकाश में आएंगे और पीड़ित परिवार की तरफ से जो भी तहरीर जाएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने BHEL हरिद्वार TBD रोड पर 22 साल की युवती की हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सिडगुल की फार्म कंपनी में बतौर सुपरवाइजर तैनात था, जहां लड़की भी काम करती थी। दोनों के 3-4 साल से संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की दलित होने के कारण आरोपी के परिवार ने मना कर दिया था। पुलिस को मिला था सिर्फ कंकाल। SSP अजय सिंह ने बताया, रानीपुर पुलिस को 26 जुलाई TBD के रोड किनारे एक कंकाल बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई में जुट गई। तारीख को टिबड़ी थाना क्षेत्र में रानीपुर में एक डेड बॉडी महिला की मिली थी, जो कंकाल स्वरूप में थी, उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। और इस संबंध में हमारी टीम जो जितनी गुमशुदगी पूर्व में लिखी गई थी उस संबंध में जानकारी कर रहे थे। कुछ क्लू मिले थे लोकल लेवल पर कि लड़की लोकल लेवल पर थी और कुछ जानकारी अन्य सूत्रों से मिली थी। इसी दौरान वादी से है राम प्रसाद जी, जो मृतका के जो फादर है, इनके द्वारा एक गुमशुदगी थाना सिडकुल पर लिखवाई गई। और इसके बाद जब गुमशुदगी में जो कंकाल के रूप में बॉडी मिली थी, जब उसके कपड़ों की पहचान कराई गई तो कपड़ों से जो परिवार जिन्होंने पहचान करी, इसके उपरांत मुकदमा इसमें कन्वर्ट करने के बाद योजना हमारी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि कुछ पहले से क्लू मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीमें जो है, जो पुराने जानने वाले थे मृतका के लोग जो संपर्क में आए थे, जो उनके साथ फैक्ट्री में काम करते हो, उन सभी से पूछताछ की गई और उनसे जानकारी की गई। उसमें सुपरवाइजर जो पुनीत है, जो उसी फैक्ट्री में काम करता है, उस पर जब संदेह हुआ और उसकी पूरी कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई तो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया आई। जिस पर हमारी टीम द्वारा पूछताछ जब की गई तो पूरा घटनाक्रम बताया गया। कहीं ना कहीं वह उसको किसी बहाने से लाकर पूर्व में जो उसके जान पहचान और संबंध थे उसके कारण वो उसके झांसे में उसको लेकर आया और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद टिबड़ी के सुनसान क्षेत्र में पानी में डाल दिया था। क्योंकि बॉडी पानी में जाने के कारण काफी गल गई थी तो शिनाख्त उसकी करना मुश्किल था, लेकिन परिजनों ने जो है जब गुमशुदगी लिखाई तो उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त हो गई है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभियुक्त के कब्जे से भी कुछ ऐसे चीजें मिली है, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो मृतका के थे, तो उसके पोजीशन में पुलिस ने बरामद किए हैं, जो पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को इसमें जुड़ती हुई पाई गई। नैनीताल के तल्लीताल स्थित एक निजी होटल में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। होटल की तरफ से कहा गया मृतक महिला इमरान और फरार मोहम्मद गुलजार के परिवार के लोग रेगुलर गेस्ट के रूप में बीते 5 वर्षों से आते रहते थे। ये लोग साल के कई बार नैनीताल घूमने आते थे। सोमवार को शाम 5 बजे 6 बजे के बीच ये दोनों मोटरसाइकिल से यहाँ ठहरने के लिए आए। वहीं आज सवेरे गुलजार ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की बात कही और अच्छे डॉक्टर के लिए पूछा। इसके बाद उसने होटल प्रबंधन से कहा कि उसके बड़े भाई गाड़ी लेकर आ रहे हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद मोहम्मद गुलजार को फोन किया गया तो फोन बंद मिला। इसके बाद चिंतित होटल वालों ने इंटरकॉम से कैमरे में संपर्क किया तो वो फोन नहीं उठा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो महिला शव पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस टीम मामले में प्राथमिक जांच कर फोरेंसिक टीम के आने का इंतजार कर रही है।
ये नेशनल होटल में तलीताल में हमें अभी सूचना मिली थी 112 पे, जिसके तहत एक महिला है 30 से 35 वर्ष के बीच में होगी, जिनका शव यहाँ पे बरामद हुआ है और मुरादाबाद के रहने वाले हैं। क्या कार्रवाई इसमें हुई है? इसमें अभी हम लोग पंचायतनामा भर के फिर पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजेंगे, उसके बाद फिर मृत्यु का कारण जो है वो क्लियर हो पाएगा। मैम कैसे पता लगा और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई व्यक्ति था या नहीं था? देखिए मैं बता चुकी हूँ, 112 की सूचना आई थी जिस पर पुलिस ने आकर यहाँ पे देखा और फिर हमें शव की बरामदगी हुई है। और ये महिला अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रुकने आई थी नैनीताल घूमने के लिए। अब इसके बाद की भी जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पता चल रहा है। आईआईटी रुड़की और थिंक इंडिया की ओर से संयुक्त रूप से G20 इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत भवन में आयोजित उद्घाटन समारोह का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गर्व की बात है। पहले बड़ी घटना होने पर भारत विश्व की तरफ देखता था, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत पर भरोसे का एक बड़ा पैमाना है। एक समय हम अगर पीछे का याद करें, कुछ वर्षों पहले की बात करें, तो आप देखते होंगे विश्व की कोई भी घटना होती थी तो हम दुनिया की तरफ देखते रहते थे कि दुनिया में क्या होने वाला है। लेकिन आज जिस तेजी से भारत बदला है, अब पूरी दुनिया, कोई भी दुनिया के अंदर घटना होती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है। यही हमारा नया भारत है। विद्यार्थी जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक जो प्रगति है उसकी कल्पना करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 देश ये ऐसे देशों का समूह है जिसमें आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जो GDP है उसको नेतृत्व करने वाले देश हैं, जिसमें G20 के 20 देश, 9 इनवाइटेड देश और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या निहित है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। और इस वर्ष के G20 की जो थीम है वो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसका अर्थ है संपूर्ण संसार हमारा एक परिवार है। कहते हैं अयं निजं परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैवं तो कुटुंबकम। आपने G20 के नाम को देखा होगा, शायद आप में से कई ने इन लोगों को अभी ध्यान से नहीं देखा होगा। देखिए जो हमारे होल्डिंग लगे हैं उनमें जो लोगो है उसको ठीक से देखें तो G20 का इन लोगों को एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक भावना है जो हमारे लोगों में है, हमारा एक संकल्प है और जो हमारी सोच है वो सारी की सारी G20 की समिट का ये लोगो बनाया, इसमें पूरी तरह से समाहित है। और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की भावना को हम सदियों से जीते आए हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी पद्धति है। हमारी प्राचीन संस्कृति का विचार इस लोगो और थीम में ठीक प्रकार से हमारे सामने प्रतिनिधित्व हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस लोगो में एक G20 जहां पर आ रहा है वहीं पर कमल का फूल है, जो भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को भी चित्रित कर रहा है। वह भी हमारे समक्ष इन सब चीजों को रख रहा है। यह लोगो और थीम जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, G20 का उद्देश्य विविधता का सम्मान करते हुए पूरी दुनिया को एक मंच पर लाना है, पूरी दुनिया को एक साथ लाना है। आज विश्व में भारत को जानने की,
भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है, वो हम विभिन्न अवसरों पर देख रहे हैं। आज विश्व के देश और विद्वान पुनः भारत का और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी पद्धतियां हैं, उन सबका अध्ययन कर रहे हैं। हमारी वर्तमान सफलताओं का यदि हम आकलन कर रहे हैं तो हमारे भविष्य को लेकर आज पूरा विश्व तमाम प्रकार की अपेक्षाएं और तमाम प्रकार की आशाएं भी प्रकट कर रहा है। और ऐसे माहौल में जब हम G20 समिट के यहाँ पर इसके लिए एकत्र हुए तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि आज विश्व की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, आज जो जनमानस की अपेक्षाएं हैं, उससे आगे बढ़कर दुनिया को भारत की क्षमताओं, दर्शन, सामाजिक और बौद्धिक ताकत से भी परिचित कराएं। यह हम सबका सामूहिक उद्देश्य हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा है और आज भारत पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत आज शक्तिशाली भारत, पूरे दुनिया को दिशा देने वाला भारत, नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसा भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पहले के ये जो G20 जैसे जितने भी समिट होते थे, जितने भी इस प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आते थे जिसमें विश्व के प्रतिनिधि भाग लेते थे, वो कुछ एक स्थानों पर कार्यक्रम होकर समाप्त हो जाया करते थे। यानी कि हमारे बड़े शहरों में दिल्ली, बंबई, कोलकाता, बेंगलोर, मद्रास, ऐसे बड़े शहरों में ही कार्यक्रम होते थे और कार्यक्रम होने के बाद देश के लोगों को पता भी नहीं लगता था कि कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं। एक दिन अखबार में आ जाता था, मीडिया में आ जाता था। लेकिन ये पहला अवसर है जब भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता मिली और ये G20 के जितने कार्यक्रम हुए वो G20 के कार्यक्रम एक स्थान पर, 2 स्थान पर, 5 स्थान पर, 10 स्थान पर, 20 स्थान पर नहीं हुए, बल्कि देश के कोने कोने पर हुई। हर देश के छोटे छोटे स्थानों पर ये G20 के कार्यक्रम हुए और इससे हमारे भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया को दिखा कि भारत का कोई भी कोना आज विकास की जो ये दौड़ है, विकास की रफ्तार है, उसमें आगे निकल गया है। सभी मेजबानी कर सकते हैं और उत्तराखंड के अंदर भी हमारे राज्य में, चूंकि इतना बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 G समिट की जो है मेजबानी करने का अवसर हमको मिला है। और इस दायित्व को हमने बहुत बखूबी निभाया भी है, बहुत शानदार तरीके से हमने इस काम को पूरा किया और तीनों बैठकों को सकुशल हमने संपन्न कराने के साथ ही जो हमारी देवभूमि का संदेश है, अतिथि देवो भव, उसका भी संदेश उन प्रतिनिधियों को, आए हुए मेहमानों को भली भांति देने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है। जब मैं G20 की बैठकों में विभिन्न देशों के जो आए हुए डेलीगेट से, जो प्रतिनिधि थे, उनसे मिला और जब उनका भारत के प्रति मैंने प्रेम देखा तो सच बताऊं तो वह पल मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय थे, जब मैं विदेश के प्रतिनिधियों की आंखों में भारत के लिए प्रेम और विश्वास देख रहा था। जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना महामारी के समय में हमारे देश के जो सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों को भी, जब वैक्सीन पूरी दुनिया में कहीं मिल नहीं रही थी, लोग केवल अपने देश की चिंता कर रहे थे, ऐसे समय में 100 से भी अधिक देशों को जो भारत की सरकार ने वैक्सीन देने का काम किया, उससे पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रति एक आदर का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास का भाव पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ। मैंने इन बैठकों में यह भी जाना कि प्रधानमंत्री जी के डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय में
हमारे पूरे भारत के बहुत सारे विद्यार्थी जो यूक्रेन में फंस गए थे, और मैं समझता हूं जो भी लोग समाज के क्षेत्र में काम करते हैं उनके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के माता पिता, अभिभावक, कोई परिवार से जुड़े हुए लोग ना आए हों जिन्होंने चिंता प्रकट की थी उस समय कि हमारे बेटे बेटियां, हमारा भतीजा, हमारा भांजा यूक्रेन में फंसा हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही देशों के लोगों ने, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने युद्ध विराम की घोषणा करी, और हमारे देश के बच्चे तो सकुशल यूक्रेन से बाहर निकल कर आए। और ऐसे देश जो हमारे पड़ोस में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब जानते हैं, जो केवल हमारे यहाँ तमाम प्रकार की जो विघटनकारी गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, अलगाववादी गतिविधियां हैं, उन सबको बढ़ाने का काम करते हैं, लगातार घुसपैठ को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारी सीमाओं पर हमेशा अशांति फैलाने का काम करते हैं। उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने झंडे पर लेना पड़ा था। जय मां भारत। G20 की तीनों ही बैठकों में क्योंकि मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तीनों ही बैठकों में मैंने प्रतिभाग किया, और तीनों ही बैठकों में हमने उनको रात्रि भोज पर भी सभी को अपनी ओर से आमंत्रित किया, उन सबके बीच में रहा। इन बैठकों में मैंने बहुत कुछ सीखा। जहां रामनगर में जो हमारी पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में विश्व के महान वैज्ञानिकों से, जो कि PSA लेवल के लोग थे, सभी वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं, उन सभी से मिलने का अवसर मिला। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में अन्य विषयों के अलावा जो नरेंद्र नगर में हुई थी, उसमें मैंने जाना कि किस प्रकार जापान में जो भूकंप रोधी भवन बनाए जाते हैं, उसकी तकनीकी, उसका विकास कैसे किया जाता है, और आपदा के समय में जापान के लोगों को मकानों में कैसे वो सुरक्षित रखती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का हमारा राज्य है उत्तराखंड, यहाँ हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्रकार से आपदा का सामना करना पड़ता है। आप सब देखते होंगे, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी जो है ज्यादा बर्फबारी होने के कारण नुकसान हो जाता है, और कभी अभी जैसे हम हरिद्वार में देख रहे हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण से जल भराव का हम सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हमने जोशीमठ में देखा, वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी में एक समय में बड़ा भूस्खलन हुआ। इसी प्रकार से रेणी की आपदा को हम लोगों ने देखा है, केदारनाथ जी की आपदा को हम सब अभी भूले नहीं है। तो इसलिए जो ये विशेष प्रकार की टेक्निक है जापान के लोगों को जो सुरक्षित रखती है, यह भारत और विशेष रूप से हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत उपयोगी है। यह मैंने उनसे जाना और सीखा। मुझे पूरा विश्वास है भारत में जहां भी G20 की जो बैठकें आयोजित हो रही हैं, वहां हम विश्व को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी जो समृद्ध हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ का जो विशिष्टताएं हैं, जो हमने तमाम प्रकार की उपलब्धियां आजाद भारत के बाद तमाम तरह से हमने उसको तकनीकी को जो विकसित किया है, उसको उसके दर्शन कराने में, और हम विश्व को यह बताने में सफल हुए हैं कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ गया है। भारत अब देखिए जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, आज दुनिया के जब अनेकों देश जिनको हम समृद्ध देश मानते थे, जिनको हम विकसित देश मानते थे, ऐसे देशों का भी कोरोना के बाद पूरी तरह से अस्त व्यस्तता माना, और वहीं इस बड़ी महामारी के बाद, उस पर पार पाने के बाद, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन करने के बाद, दुनिया को वैक्सीन देने के बाद, दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने के बाद, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह है हमारा नया भारत। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज जिस प्रकार भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार उनकी अध्यक्षता में G20 समूह, यानी कि ये G20 के 20 देश, 9 इनवाइटेड देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सभी
अपने अपने महान उद्देश्यों को और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मुझे आशा है कि भारत में आयोजित G20 सम्मेलनों की बैठक में जो अनुभव तथा विचार साझे किया जा रहा है वे समस्त वैश्विक मानवता के कल्याण के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए, सबके सामूहिक उत्थान के मार्ग को प्रशस्त करेंगे तथा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उस भावना को मजबूत करेंगे। मैं आज के अवसर पर अपने प्यारे विद्यार्थियों से यह भी कहना चाहता हूं कि देखिए, आप सबके समक्ष अभी जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आने वाले हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी आप सबके समक्ष आने वाली हैं। और जो देश का हमारा ये अमृतकाल प्रारंभ हुआ है और इस अमृतकाल में हमको अनेकों क्षेत्रों में हमको प्रथम पंक्ति पर दुनिया में खड़ा होना है। उसकी बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। इसलिए एक काम कभी नहीं हो सकता है। मैं आप सब लोगों के बीच में कहता हूं कि जैसे प्रोफेसर पंत यहाँ बैठे हैं, हमारे उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं, बत्रा जी बैठे हैं, ये भी विद्यार्थी हैं, राजनीति के थोड़ा बड़े हैं। मैं भी अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन जैसे मेरे बीच में मेरे प्यारे विद्यार्थी बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, आगे हमारे बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहूं या हममें से कोई भी जितने नाम मैंने लिए, अगर हम चाहें कि दोबारा से आपकी तरह विद्यार्थी बनना है तो बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं क्या? मैं सबसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई, आप नहीं, वो लोग बताएं, बच्चे लोग पीछे से नहीं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी नहीं बन सकते। देखिए, वैसे तो व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर विद्यार्थी रहता है, शिक्षार्थी रहता है। उसके जीवन का जब तक अंतिम समय नहीं आ जाता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन विद्यार्थी, शिक्षार्थी और कक्षा में बैठकर पढ़ने वाला विद्यार्थी, ये समय एक बार अगर किसी का निकल जाता है तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता है। ये समय अमूल्य है, बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य हम दे नहीं सकते हैं। इसलिए जब आपको यहाँ पर शिक्षा अध्ययन का समय मिला है, शिक्षार्थी बनकर पढ़ने का अवसर मिला है, कुछ शोध करने का अवसर मिला है, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, इस समय को बिना गंवाए हुए पूरे मनोयोग के साथ अपने माता पिता, जिन्होंने आपको एक पहला संस्कार और पहली शिक्षा देने का काम जिन्होंने किया है, जिन्होंने आपके मार्ग को प्रशस्त किया है, दूसरा आपके गुरुजन जो आपको कहीं ना कहीं शोधित करने का काम करते हैं, आपको आपसे परिचय करवाने का काम करते हैं, आपको आगे ले जाने की यात्रा को, उस मार्ग को दिखाने का काम करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव रखकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और भगवान को मानते हुए कि ईश्वर को साक्षी मानते हुए परिश्रम करेंगे, जीवन में संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैं ये कह सकता हूं कि अब हमारे विद्यार्थी, हमारे नौनिहाल आने वाले समय में हर क्षेत्र में जाकर और हर भारतवासी के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर एक भाव पैदा हुआ है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वो आप दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ऐसा हर भारतवासी के मन का विश्वास प्रागण हुआ है। उस क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी भी जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं पुनः IIT रुड़की और थिंक इंडिया की टीम को यह महत्वपूर्ण समिट आयोजित करने के लिए उनका धन्यवाद देते हुए, आप सबको बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।